जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 7 जुलाई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जुलाई को मनाया गया है विश्व जूनोसिस दिवस। दोस्तों देखो, जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारियों को जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। तो दोस्तों, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। अब जुलाई महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को मनाया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक दोस्तों किसने लॉन्च किया है? तो बजाज ने लॉन्च किया है दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। दोस्तों, किसने लॉन्च किया है? बजाज ने। अब देखो, इसमें दोस्तों पेट्रोल और सीएनजी मोड दोनों है। 12.5 लीटर का सीएनजी सिलेंडर है, अर्थात 2 किलोग्राम का सीएनजी सिलेंडर है, जिसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर है। दोस्तों, एक्स शोरूम कीमत जो इसकी है वो 1.10 लाख रुपए है, अर्थात 1,10,000 रुपए इसकी एक्स शोरूम कीमत है। दोस्तों, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को किसने लॉन्च किया है? तो बजाज ने लॉन्च किया है दुनिया की पहली सीएनजी बाइक, मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना दोस्तों किस बैंक ने लगाया है? किस बैंक पर लगाया गया है? आरबीआई के द्वारा। तो पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया गया है। अब आरबीआई ने लगाया है तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके प्रथम गवर्नर कौन थी? ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थी? तो सीडी देशमुख थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर। दोस्तों, अब पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो अतुल कुमार गोयल है। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? तो दयाल सिंह मथीजा और लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1894 को। दोस्तों, मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, डुरंड कप 2024 के 133वां सीजन का आयोजन कहां होगा? डुरंड कप 2024 के 133वां सीजन का आयोजन कहां होगा? तो कोलकाता में होगा। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अब देखो, डुरंड कप के बारे में तो जानेंगे ही। देखो दोस्तों, डुरंड कप जो हो रहा है ये भारत के 4 शहरों में हो रहा है। तो डुरंड कप का फाइनल 31 अगस्त 2024 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम अर्थात विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भारत के 4 शहर में होगा, कोलकाता, कोकराझार, शिलांगा और जमशेदपुर में आयोजित होगा। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम और किशोर भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में होगा। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन होगा। फाइनल दोस्तों कोलकाता में होगा, ये याद रखना।
दोस्तों सिलार में जो स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वहां पर होगा। कोसारझार में जो स्टेडियम है साई स्टेडियम है वहां पर आयोजित किया जाएगा डुरंड कप। दोस्तों देखो डुरंड कप का संबंध कौन से खेल से है, तो फुटबॉल से है। अब फुटबॉल दोस्तों आ गया तो फुटबॉल के संदर्भ में मैं आपको लगभग जानकारी दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगी। पहली बार डुरंड कप कब खेला गया, 1888 में खेला गया था और यह दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। दोस्तों यह भारत का सबसे पुराना है, दुनिया का नहीं, यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका नाम क्या है, तो डुरंड कप मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, भारत का दोस्तों, दुनिया का नहीं भारत का। मेरे प्यारे दोस्तों फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। फुटबॉल का पहला क्लब का नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब और इसके पहले क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1857 में। दोस्तों भारत का पहला क्लब का नाम क्या है, डलहौजी क्लब। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था फुटबॉल का, तो 1930 में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था और विजेता भी उरुग्वे था और वो विजेता कौन था, अर्जेंटीना था। देखो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम है फीफा। क्या नाम है, फीफा। फीफा का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। ब्रिटिश के द्वारा भारत में फुटबॉल की शुरुआत जो हुई थी वो 1848 में की गई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, कतर में। और फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ, रूस में हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन थे, अर्जेंटीना और उपविजेता कौन था, तो फ्रांस दोस्तों। और फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता कौन थे, तो फ्रांस थे और उपविजेता कौन था, तो क्रोएशिया था। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के ग्राउंड की लंबाई होती है 91 से 120 मीटर और चौड़ाई होती है 41 से 91 मीटर और समय मिलता है फुटबॉल में 90 मिनट का मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों फुटबॉल के महत्वपूर्ण स्टेडियम विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता, वेम्बले स्टेडियम लंदन, ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में है। फुटबॉल के प्रमुख शब्दावली में है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक कर लेना, फ्री किक, रेफरी टाई ब्रेकर और हैंडबॉल का संबंध दोस्तों किस खेल से है, फुटबॉल से है। ये सारे शब्द का प्रयोग दोस्तों फुटबॉल में किया जाता है। फुटबॉल जो है ये फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस दोस्तों, फ्रांस फुटबॉल, ब्राजील फुटबॉल। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों देखो महत्वपूर्ण ट्रॉफियां जान लो फुटबॉल में, रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप, बीसी राय कप, कोलंबो कप और मडेका कप इस खेल में दिया जाता है, तो फुटबॉल में दिया जाता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है दिव्य कला मेला का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है। दिव्य कला मेला दोस्तों शुरू किया गया है और यह भारत के किस शहर में शुरू किया गया है, तो भारत के भुवनेश्वर में दोस्तों किया गया है। भारत का ओडिशा दोस्तों, ओडिशा में भुवनेश्वर आता है, ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू किया गया है दिव्य कला मेला का आयोजन दोस्तों। कहाँ किया गया है, भुवनेश्वर में दोस्तों। अब देखो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों इसका आयोजन भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ होगा, इसका आयोजन दिव्य कला मेला का आयोजन तो भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो विद्युत रंजन, कौन बने दोस्तों, विद्युत रंजन सारंगी बने हैं झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मैंने कल बताया था आपको कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति सील नागू। कौन बने दोस्तों, न्यायमूर्ति सील नागू। और आज मैंने बताया झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो विद्युत रंजन सारंगी बने हैं झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। आप बता दो कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
ये अनुच्छेद 215 में है। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 216 के तहत दोस्तों उच्च न्यायालय का गठन होता है और वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या जो है वो 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति और अर्हताएं अर्थात क्वालिफिकेशन 117 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 219 में है। न्यायाधीशों का वेतन भत्ता इत्यादि अनुच्छेद 221 में दोस्तों। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्तों? 223 में है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 टीम सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 टीमों में सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व दोस्तों कौन करेगा? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, नीरज चोपड़ा करेंगे। कौन करेंगे? 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा करेंगे। यहाँ सही करना मेरे लाल एवं लालियों, पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा करेंगे। इस दल में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों 17 पुरुष हैं और 11 महिला भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? पुणे में है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। देखो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था, एथेंस में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पियरे डी कुरबतने के द्वारा किया गया था, जो फ्रांस के थे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास विकेलास। कौन थे? दिमित्रियास विकेलास थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा थे। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार दोस्तों कब हुआ था? 1896 में हुआ था, एथेंस यूनान में हुआ था। ओलंपिक मशाल को जलाने का आरंभ किस ओलंपिक में किया गया था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया था 1928 में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर मस्कट की परंपरा का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था, मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों अब जानेंगे ओलंपिक ध्वज के बारे में। ओलंपिक ध्वज से सबसे पहला प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज को कब फहराया गया था? तो 1920 में एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया था ओलंपिक ध्वज को पहली बार। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों ये आपको ओलंपिक ध्वज दिख रहा होगा इमेज में। देखो सफेद पृष्ठभूमि पर दोस्तों, सफेद पृष्ठभूमि दोस्तों है, इस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त बने हुए हैं। और ये जो 5 अलग अलग रंग के वृत्त हैं ये महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि मेरे लाल एवं लालियों यूरोप के लिए हो जाएगा नीला रंग, एशिया के लिए हो जाएगा पीला रंग, अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कौन सा वृत्त करता है? तो काले रंग का वृत्त करता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कौन से रंग का वृत्त करता है? तो हरे रंग का। और अमेरिका दोस्तों 2 अमेरिका है, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कौन से ओलंपिक ध्वज में वृत्त करता है? तो लाल रंग का जो वृत्त है वो करता है। तो एशिया में पीला, अफ्रीका में काला, ऑस्ट्रेलिया में हरा, अमेरिका में लाल और यूरोप में नीला। मेरे लाल एवं लालियों देखो दोस्तों लंदन ओलंपिक ये हुआ था वर्ष 2012 में। तो लंदन ओलंपिक में पहली बार सऊदी अरब, कतर और ब्रुनोई ने महिला एथलीट भेजे थे। भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल 1920 में भेजा था। भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल कब भेजा था? तो याद रखना 1920 में। 1920 के एडवर्प ओलंपिक में बेल्जियम में भेजा था और इसमें कुल 6 खिलाड़ी शामिल हो रहे थे। दोस्तों ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह। मेरे लाल एवं लालियों कौन थे? तो मिल्खा सिंह थी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी अज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की गई है? दुनिया की सबसे पुरानी अज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज जो की गई है यह किस देश के सुलावेसी द्वीप पर की गई है?
तो दोस्तों याद रखना, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। और आपको दोस्तों ये इमेज में भी दिख रहा होगा, ये सुअर का इमेज दोस्तों, किसका इमेज है? सुअर का इमेज। देखो यह 51,200 साल पुराना इमेज है और कच्चे लाल रंग से एक जंगली सुअर को चित्रित किया गया है। देखो दक्षिण सुलावेसी प्रांत की मारोस पंकेम्ब क्षेत्र में लियांग करमपुआंग गुफा में एक दृश्य में 36 इंच इंटू 15 इंच का एक सुअर दिखाई दिया है। कहां पर? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दोस्तों। और गुफा का नाम क्या है? तो करमपुआंग गुफा। लियांग करमपुआंग गुफा में दोस्तों यह सुअर का चित्र मिला है जो 36 इंच इंटू 15 इंच का दोस्तों है। अब इंडोनेशिया में मिला है तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रूपी। मेरे लाल एवं लालियो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता में है। कहां पर है? जकार्ता में। और दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश जो है ये इंडोनेशिया ही है। अगला प्रश्न है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किस राज्य में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? दोस्तों अब एक पेड़ मां के नाम अभियान में जैसे ही बोला तो आपको याद आया होगा पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया था। और पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पौधा लगाया था और उसी दिन एक योजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, एक पेड़ मां के नाम अभियान। तो इस अभियान के तहत कौन सा ऐसा राज्य है जो 5.5 करोड़ पौधे लगाएगा? तो याद रखना मध्य प्रदेश, मेरे लाल एवं लालियों। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों पेंच से आप कंफ्यूज मत होना, पेंच जो है आपका ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। देखो दोस्तों, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में और इसका निर्माण करवाया गया था तो किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। अगला प्रश्न है, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक क्षमा दिवस मनाया गया है 7 जुलाई को। मेरे दोस्तों मैंने तुरंत आपको बताया है जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो आप कम से कम दोस्तों 4 बता दो जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस जो अब तक मनाए गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो मसूद पेजेशकियन। कौन बनेंगे? मसूद पेजेशकियन बनेंगे ईरान के नए राष्ट्रपति। दोस्तों कौन बनेंगे? तो मसूद पेजेशकियन बनेंगे ईरान के नए राष्ट्रपति। देखो दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति जो थे वो इब्राहिम रईसी थे पहले। इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हुआ था? तो मौत हो गई थी। इस मौत के बाद जो वहां के उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद मुखबर, उनको देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। और राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान में किज कालिस और खोदाफरिन बांध का उद्घाटन करने गए थे। जब वह वापस लौट रहे थे तो क्या हुआ था? तो उनके हेलीकॉप्टर दोस्तों, उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो विदेश मंत्री का नाम था हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग मारे गए थे। हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा से बाहर निकलते ही क्रैश हो गया था
और उनके निधन के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता इमाम अली खामेनी ने 5 दिन का सार्वजनिक शोक की भी घोषणा की थी। फ्रांस के तरह ईरान में भी 4 साल के बाद चुनाव होता है। पिछला चुनाव कब हुआ था? तो 2021 में हुआ था। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, याद रखना, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद मुखबर बने। और अब वर्तमान में फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो याद रखना, मसूद पेजेश्कियन। कौन दोस्तों? तो मसूद पेजेश्कियन बन गए हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। दोस्तों देखो, तो ये था हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं दोस्तों आपको वीडियो के एंड में प्रत्येक दिन रिवीजन भी करवाता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 6 जुलाई को। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। 57 में आसियान विदेश मंत्री की बैठक लाओस में हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति सील नगू बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में संकटग्रस्त स्तनपायी प्रजाति मैनलैंड सीरो देखी गई है? असम में। दोस्तों असम में है रायमोना और काजीरंगा, दोनों कहाँ हैं? असम में। किसने जीवन समर्थन पहल की शुरुआत की है? तो LIC ने, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? देश का दोस्तों अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है राजेंद्र खन्ना को, जो रॉक के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चारुलता एस कर को नियुक्त किया गया है RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में। दोस्तों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि तूफान बेरिल किस देश को तबाह किया है? जमैका को। हेल्थ साथी योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? पेटीएम के द्वारा। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो नवीन चंद्र झा बने हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों प्रश्न है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? किस राज्य ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? और हाल ही में किसने जीवन समर्थन पहल की शुरुआत की है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक जानकारी। दोस्तों कैसी लगी यह आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दोस्तों फीडबैक देना, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।